हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जो कि हम पिछली कक्षा में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति का फर्स्ट मेरा लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर जो है अब है आपके सामने, वहाँ पे हमने राष्ट्रपति के शपथ शर्तें के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम आगे आएंगे राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं कि राष्ट्रपति को संविधान में उसके पद के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई, उसको हम क्या क्या प्रोवाइड करेगा, संविधान उसको क्या क्या देगा, संसद उसे क्या क्या देगी, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें रखी गई हैं राष्ट्रपति पद के लिए संविधान द्वारा। ठीक है, तो उनके बारे में हम बताएंगे वन बाय वन। वह संसद से सबसे बड़ी मेन चीज होती है संसद, जिसे आप पार्लियामेंट बोलते हैं। तो संसद के दोनों जो सदन होते हैं, एक तो आपका हो जाता है राज्यसभा और दूसरा आपका हो जाता है लोकसभा। अब इसके लिए कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा और लोकसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये एक पद के लिए इसके शर्तें हैं कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए अथवा राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्य विधायिका की वर्ड द्वारा राज्य विधायिका। ये तीन चीजें हैं राष्ट्रपति के। पहला, संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य ना हो। दूसरा, राज्य विधायिका का भी सदस्य ना हो, तब वो राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन एक चीज आती है कि यदि वो राष्ट्रपति मान लो बन गया, ये राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कि राष्ट्रपति अगर बना दिया गया और कंडीशन ये है कि वो इनमें से किसी का सदस्य भी है और राष्ट्रपति बन गया, चुनाव हो गया, इलेक्ट हो गया, तो उसमें एक कंडीशन है, पद धारण करने से पूर्व उसे उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है, या राज्य विधायिका का अगर वो सदस्य है, इलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में पद ग्रहण करने से पूर्व, यानी कि वो उसने अभी पद धारण नहीं किया है बट इलेक्टेड हो गया है, तब तक जब तक कि वो इन सदन से जिसका भी सदस्य होगा उसमें अगर वो त्याग पत्र नहीं देगा तब तक पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है उसको पद पर लाने के लिए। नेक्स्ट है, वह कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। और भी अन्य लाभ के पद होते हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी की बात करते हैं, सरकारी नौकरी, ठीक है, या जैसे हम कहते हैं कोई अन्य लाभ का पद, कोई अन्य लाभ पद, कोई अन्य लाभ का पद भी वो धारण ना करता हो यदि वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि उसे कोई लाभ का पद पहले से नहीं होना चाहिए और ना ही वो सदस्य होना चाहिए इनमें किसी का। ठीक है, दूसरी चीज आती है, उसे बिना किराया चुकाए आवास मुहैया कराया जाएगा, उसको आवास दिया जाएगा, यानी कि घर दिया जाएगा, चुकाए आवास दिया जाएगा। यह है कि मतलब कि एक तो क्या होगा, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, दूसरी चीज हमारी तरफ से संविधान उसे क्या क्या दे रहा है, उसे बिना किराए का घर मिलेगा फुल फैसिलिटी के साथ। ठीक है, उसे संसद द्वारा, आप उसकी बात करें, उसको संसद के द्वारा
उपलब्धियां, ठीक है, उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। कौन? ये संसद निर्धारित करेगी। संसद क्या है? उसके दो सदन है। जब संसद की बात करी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा है और लोकसभा है, यही संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग होता है। कुल मिला के इन तीनों के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। कोई भी कानून, कोई बिल आएगा, अगर वो धन विधेयक है तो सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। लोकसभा में आएगा, लोकसभा अगर उसे पारित करती है, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। राज्यसभा उस धन विधेयक पर केवल क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है, कोई बदलाव नहीं कर सकती है। लेकिन लोकसभा को यह अधिकार है, वो बदलाव भी कर सकती है। जब लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से भी हो गया, अब ये तीसरी बार किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देगा, तब वो क्या बनेगा? पहले तो वो बिल रहेगा जब तक कि वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, और राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा, साइन कर देगा, तब वो बन जाएगा क्या? एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संसद है इसके दो, इसका ही एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी है, ठीक है। हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा संसद के द्वारा उसे उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार ये सब प्राप्त होगा। दूसरी चीज है उसकी पदावधि के दौरान, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए, उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए, यानी कि जब वो पद धारण करेगा उस डेट से लेकर के 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। इस दौरान उसका किसी भी भत्ता, किसी भी सुविधा में कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके किसी भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि उसको सैलरी मिल रही है, उसका भत्ता, ठीक है, उसका वेतन, कोई भी वेतन में कटौती नहीं की जाएगी पदावधि के दौरान। पदावधि के दौरान वेतन, भत्ते इत्यादि में कोई कटौती नहीं होगी, ठीक है। जब तक कि वो पद पर रहेगा तब तक उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। आपको बता दें 2018 की अगर हम बात कर लें, 2018 में, ठीक है, संसद ने राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना निर्धारित किया था? 1.5 लाख रुपए निर्धारित किया था। 1.5 लाख रुपए 2018 में 1.5 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2018 में 1.5 लाख प्रति माह से बढ़ाकर 5,08,000 कर दिया गया। यानी जो राष्ट्रपति का वेतन था वो 2018 में, उससे पहले 1.5 लाख होता था, जिसे कि 2018 में बढ़ाकर 5,08,000 कर दिया गया राष्ट्रपति का वेतन। इसके पिछले पहले वर्ष 2008 में प्रतिमाह के वेतन का 50%, जो भी उसके प्रतिमाह का वेतन था उसका 50% 3 लाख रुपए, उसको 3 लाख रुपए सालाना क्या मिलता था? 3 लाख रुपए पहले, जो 2008 में 3 लाख रुपए सालाना उसको पेंशन के रूप में जो मिलता था, पेंशन के रूप में मिलता था, उसका क्या किया? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके क्या कर दिया गया कि जो उसके वर्तमान में प्रतिमाह के वेतन का 50% कर दिया गया पर मंथ, यानी कि 50% कर दिया गया पर मंथ उसका जो है वेतन। यानी कि कौन सा? पेंशन। जैसे उसको पहले जो पेंशन, अब मान लो अगर उसका 5 लाख रुपए बेटा, 5 लाख रुपए उसको अगर मिलता है वेतन प्रतिमाह, तो इसका हाफ कर दिया गया उसके पेंशन। अब उसको पेंशन भी कितनी मिलेगी? 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलेगी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो कई चीजें राष्ट्रपति को एक तरीके से उसके खर्च के लिए मिलती हैं, कई भत्ते मिलते हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे भत्ते हैं, एकदम नहीं बता सकते हम आपको, लेकिन जो हमने बताए हैं ये उसको सुविधाएं मिलती है। मोटे मोटे तौर पे आप देख लीजिए,
परीक्षा की दृष्टि से जो वो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको हम बताते हैं राष्ट्रपति के निधन के बाद प्रोसेस क्या है। मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है, उस मामले में क्या होगा, राष्ट्रपति की मृत्यु। तो मृत्यु के दौरान राष्ट्रपति को जो बिना पेंशन मिलती है, अगर मान लो राष्ट्रपति को पेंशन फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए मिलती है, 1,00,000 रुपए मान लो पेंशन मिलती है राष्ट्रपति को उसके जीवित होने पर, या राष्ट्रपति को, ठीक है, अगर 1,00,000 मिलती है, यदि वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर में उसकी पत्नी को या उसके पति को, यदि महिला है तो उसके पति को, ठीक है, यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी को, उसके पेंशन का आधा दिया जाता है। उसकी आधी पेंशन उसके पति या पत्नी को मिलती है आफ्टर प्रेसिडेंट जो है उनकी मृत्यु के बाद। पेंशन जो है आधी मिलती है और बाकी सुख सुविधाएं, फ्री का घर, बाकी सुविधाएं वही रहती हैं। फ्री का घर होगा, गाड़ी होगी, चिकित्सा सुविधाएं होंगी, वो सब उसे बखूबी मिलती रहेगी। लेकिन क्या होगा कि जो राष्ट्रपति की पेंशन होगी, पेंशन का आधा उसकी पत्नी या पति को जाता है आफ्टर उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। राष्ट्रपति को कई विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। यदि मान लीजिए कि कोई भी कार्यकाल के दौरान यदि राष्ट्रपति पर कोई केस बनता है, मान लो कोई भी केस लगता है या उसके ऊपर व्यक्तिगत केस लगता है या किसी के द्वारा उस पर लगाया जाता है, तो गिरफ्तारी से मुक्ति, यानी कि उसे पद के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद के दौरान ना तो जेल भेजा जा सकता है, ना गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उसको ना तो राष्ट्रपति आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हो, ना तो जेल भेज सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी उस पर कानूनी एक्शन नहीं होगा। ये भी प्रावधान है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है, यदि उसके निजी कृत्यों पर उसको नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन पहले उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा, इसके बाद उस पर आप अभियोग चला सकते हैं। अभियोग चलाने यानी कि जांच की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। क्या देना होगा? नोटिस, कि भाई आपके अगेंस्ट हम अभियोग चला रहे हैं या जो भी है, सदन में जो भी प्रक्रिया हो रही है, तो आप ये चला सकते हो। कदाचार के मामले में संविधान का उल्लंघन, हालांकि संविधान के उल्लंघन जैसा कहीं वर्ड नहीं लिखा है, कदाचार के मामले में उस पर जो है अभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, ठीक है। तो अभी हम अभियोग के पास आ गए। अब हम एक चीज और करते हैं, राष्ट्रपति के साथ एक कंडीशन और है, इसे हटाते हैं, आगे बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इसके साथ फैक्ट्स हैं। पहला क्या है, राष्ट्रपति को का महाभियोग चलाना, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की अगर बात करें, पद से हटाने की हम बात कर रहे हैं, हटाने की बात, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। पहले नंबर पे हम बात करेंगे मृत्यु, या तो वो मर जाए, मृत्यु हो जाए, पद से हट जाएगा। दूसरा क्या है, त्याग पत्र, या वो स्वयं त्याग पत्र दे दे। अच्छा, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा किसको? याद रखिए, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और ये अपनी त्याग पत्र अपनी पदावधि के दौरान दे सकता है। जैसे मान लो इसका पद 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष में वो 3 वर्ष पे भी त्याग पत्र दे सकता है, 2 वर्ष पे भी त्याग पत्र दे देगा, ठीक है। वो किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, कि भैया हम चल रहे हैं, ये लीजिए मेरा त्याग पत्र। ये इससे हट गया, यानी पहला मृत्यु से हट गया, मृत्यु हो जाएगी तब हट जाएगा। दूसरा त्याग पत्र से हट जाएगा,
तीसरा आता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात कही गई है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है उस पर हम बात करेंगे। आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि मृत्यु तो स्वाभाविक है, मर जाएगा तो हट जाएगा। त्याग पत्र भी आप समझ गए होंगे, त्याग पत्र देने से भी हट जाएगा। लेकिन ये सर महाभियोग क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग ये वर्ड है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। पेपर में बहुत बार महाभियोग से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो महाभियोग की प्रोसेस है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। संसद के सदन की जब बात करी जाती है तो हमने आपके सामने पहले लिख दिया था राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में कहीं से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कब? संविधान का उल्लंघन या कदाचार करने पर, ठीक है। महाभियोग की प्रोसेस स्टार्ट होगी किसी भी सदन में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, लेकिन अगर मान लो प्रोसेस स्टार्ट करने के पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हो कोई भी एक आदमी। राज्यसभा में ये दो जगह होगा, एक तो राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। बहुत ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी मान लो राज्यसभा में प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में जो मेंबर होंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर का साइन चाहिए। क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर। 1/4 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए इस सदन से। मान लीजिए कि इस सदन में 60 लोग हैं, 60 लोग हैं राज्यसभा में, तो यानी कि 15 लोगों का साइन चाहिए पहले प्रक्रिया शुरू करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको 15 लोगों का साइन चाहिए। यदि राज्यसभा में 60 मेंबर्स हैं तो यानी कि 15 लोगों ने एक पर्चे पे साइन कर दिया कि ठीक है हम महाभियोग की सहमति चाहिए ना महाभियोग चलाने के लिए। 15 लोग तुम्हारे साथ हैं, महाभियोग चलाया जा रहा है। इसके बाद महाभियोग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए ये मैटर जो इसमें महाभियोग चलाया जा रहा है। 2/3 बहुमत से इस सदन में पास हो जाए। पहले चलाने के लिए 1/4 लोग चाहिए, फिर 2/3 लोग इसे पास कर दें। इट मींस कि 60 लोगों में अगर 2/3 करेंगे तो 40 लोगों का मत चाहिए उस पक्ष में कि राष्ट्रपति कदाचार का मामला ये जो गलत कर रहा है उसमें हम सहमत हैं। अब 40 लोग ऐसा बोलते हैं तो इस वाले सदन से ये चीज पास हो गई है। अब ये दूसरे सदन में जाएगी, लोकसभा, ठीक है। मान लो राज्यसभा में शुरू हुआ है तो अब लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा का बेटा काम है कि लोकसभा इस चीज की समीक्षा करेगा, देखेगा क्या जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए सही सिद्ध हो रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब है बेटा आरोप लगाए हैं जो इस सदन ने या सही है या गलत, ये चीज ये देखेगा। यदि एक चीज होती है, यदि इसमें अगर इसने देखा और इसने भी 2/3 मत से इसे पारित कर दिया, यहां से शुरू हुआ था, सब कुछ हो गया, अब यहां से भी 2/3 मत से पारित होना चाहिए, इस सदन से भी। जैसे ही 2/3 सदन में मत से पारित हो गया है, जिस दिन ये पारित होगा राष्ट्रपति उसी दिन पद को छोड़ देगा, खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे जिस दिन ये पारित हो जाएगा 2/3 से दूसरे सदन में भी, उसी दिन राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे। तो ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति इस दौरान इनको आपको नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि तुम्हारे प्रति संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो रही है। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो भी अपना पक्ष
राष्ट्रपति भी उस दौरान वहां मौजूद होंगे और उनका नेतृत्व जो करेगा वो भी वहां मौजूद होगा कि मेरा नेतृत्व करिए। भाई हम अकेले हैं, हमारा भी तो कोई नेतृत्व करेगा ना उस सदन में, कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कैसे सही है या जो भी है, तो वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या होता है, 2/3 से संसद ने, राज्यसभा ने पास कर दिया और 2/3 से लोकसभा ने पास कर दिया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फिर तो पद से इन्हें हटाया जाएगा। तो ये हो गई राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो संसद में क्या होता है कि दोनों में से किसी भी सदन में ये प्रक्रिया चल सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक बात और करते हैं। इस प्रकार महाभियोग की संसद की यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की इस प्रकार संसद की महाभियोग की यह है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा गया है कि ये संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से जो है राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है संसद में महाभियोग, इसको अर्धन्यायिक वर्ड नाम दिया गया है। कभी कभी प्रश्न क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में कि अर्धन्यायिक इसको कौन सी प्रक्रिया कहा गया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया, जो भी है, तो आप याद रखिएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब एक चीज और आता है इस संदर्भ में, दो बातें ध्यान दें। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, संसद के दोनों सदनों में जो बेटा नामांकित सदस्य किए गए थे पहले, आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति को हटाने में देखो कौन कौन अपना अहम भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में हम और बात कर लेते हैं। देखो एक होते हैं बेटा इलेक्टेड मेंबर, कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, मेंबर, और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है, मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिन्हें चुनाव किया जाता है, जिनका चुनाव हुआ है। नॉमिनेटेड जिन्हें की नॉमिनेट कर लिया गया ऐसे ही बिना चुनाव के। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर है, तो राष्ट्रपति के जो महाभियोग में ये नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग लेते हैं। जिन्हें नॉमिनेट किया गया था वो लोग भी इसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भाग क्या है, वो ले सकते हैं। अब देखो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। याद रखिएगा, यहां पर एक बात कही गई है कि भाग, देखो जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, ठीक है, वो भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति पे जब महाभियोग चलाया जाएगा तो वो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि उन्होंने क्या किया, वोट नहीं किया है, लेकिन उन्हें नॉमिनेशन, जब उन्हें नॉमिनेट किया गया था, नामित किया गया था, तब उनका वोट नहीं था। कुछ लोग क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के पारंगत जो होते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, संसद में नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, मेंबर्स।
वो मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, जब महाभियोग चलाया जाता है, उस दौरान ये लोग भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड थिंग, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। याद रख लीजिए, पेपर में ये स्टेटमेंट आ जाता है कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ऐसे करके स्टेटमेंट आ जाता है। तो बहुत से लड़के नहीं देखते हैं, नहीं और हाँ में फर्क नहीं देख पाते हैं, इसलिए गलत कर देते हैं। और इसलिए बहुत जल्दी गलत है, उन्हें लगता है कि दिल्ली पुदुचेरी और दिल्ली सेंटर है, पक्का भाग लेता होगा, लेकिन नहीं है। याद रखिए, बहुत ही स्टार वाला इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका स्टार वाला, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ये स्टार वाला आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसे आप याद रखें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हमारे लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, अगले राष्ट्रपति के कुछ और मूल चीजों को लेकर के आएंगे, इंटरेस्टिंग कुछ चीजें लेके आएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।